हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने ख़त्म किया है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जिन लोगों ने पहले देख लिया था तो उन्हें पता हो कि आज हम पढ़ने वाले हैं मेटामेरिज्म। ठीक, तो अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये लास्ट टॉपिक होगा जो कि हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। इसके बाद एक टाटोमेरिज्म भी बचता है। ठीक, तो मैं ये पहले ही बता दिया था आपको कि टाटोमेरिज्म कुछ और भी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है वहाँ पर। तो जब वो वाले कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेंगे जो आने वाले दिन में पढ़ने ही वाले हैं, तब हम टाटोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग ये मत समझ लेना कि हम लोग टाटोमेरिज्म पढ़ेंगे ही नहीं, सर ने छुड़वा दिया है ना। तो ऐसा छूटने उठने की बात नहीं है। थोड़ा सा अगर अच्छे वे में पढ़ना है, अगर हमें समझ के पढ़ना है, तो कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कौन कौन से कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो नाम अभी नहीं बता रहे हैं ना। अभी नाम बता देंगे तो फिर आगे चल के जो सस्पेंस है ना वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो वाले टॉपिक्स हम आगे चल के पढ़ लेंगे तब हम टाटोमेरिज्म भी पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म का क्या चक्कर होता है और वहाँ पर किस तरीके से हमें आइसोमर्स देखने होते हैं या फिर कैसे कैसे एग्जाम्पल्स थे। ठीक है ना। अब ऐसे ही मेरे पास है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म भी काफ़ी आसान है। ठीक, ये जो था ना मेटामेरिज्म अभी आने वाला है, और रिंग चेन आइसोमेरिज्म ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। चेन आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा, पोजीशन आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा, एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमने देखा। ये तीन ना, इनका तीन का थोड़ा बहुत सेम चक्कर चलता है, थोड़ा सा लगभग समान दिखते हैं। लेकिन अब की बार जो आने वाले टॉपिक्स हैं जैसे कि RCI मैंने पढ़ा और मेटामेरिज्म, ये बिल्कुल डिफरेंट है ना। यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन होगी तब मेटामेरिज्म होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लेक्चर देख लें। और जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल कुछ देखा ही नहीं है, पता नहीं पहली बार चले आए हैं ना दौड़ते भागते, तो आप आइसोमेरिज्म से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, हमने बिल्कुल पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। ठीक, तो आपको बहुत ही छोटी मोटी बातें, बहुत ही बेसिक्स स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर से आपको मिल जाएगा। लेकिन आप केवल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट ही करना चाहते हो या फिर केवल IPSC वाला भी करना चाहते हो तो आप IPSC से देखना स्टार्ट कर दो, है ना। समझ में आपको हर जगह से आएगा अगर छोटी मोटी बातें आपको पता है तब। ठीक है, तो आप चाहो तो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रखा है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या था कि एक टॉपिक और भी था हमारे पास, अगर आपको याद होगा, टाटोमेरिज्म था, है ना। तो मैं ये बोला था कि टाटोमेरिज्म हम थोड़ा सा रुक के पढ़ने वाले हैं। कितना रुक के पढ़ेंगे, ज़्यादा रुक के नहीं। आइसोमेरिज्म ये ख़त्म हो जाएगा, फिर छोटे मोटे और कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज़्म में, उसकी रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमारे पास टाटोमेरिज्म पढ़ने के लिए। ठीक, बताने का तो हम एक लाइन में बता सकते हैं लेकिन फिर उतनी फील नहीं आएगी, उतना समझ में नहीं आएगा, है ना। जितना भी समझ में आ रहा था कि जो भी अभी तक हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा, यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने फील के साथ पढ़ा है, कई सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, तब हमें थोड़ा बहुत समझ में आया है कि कैसे होता है यहाँ पर। ठीक है ना, किस तरीके से आइसोमर्स हमें देखने होते हैं एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में किस टाइप के बनने वाले हैं। ठीक, तो ऐसे ही टाटोमेरिज्म पढ़ने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम फिर से टाटोमेरिज्म, फिर से अपना आइसोमेरिज्म वाला पार्ट स्टार्ट कर लेंगे, तो केवल टाटोमेरिज्म ही पढ़ लेंगे, है ना। वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है उसकी बात अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी बता देंगे ना तो जो सस्पेंस था ना, सस्पेंस ख़राब हो जाएगा। इस वजह से वो टॉपिक हम उसी टाइम पढ़ेंगे और उसी वक्त और भी कर लेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मेटामेरिज्म से। तो जरा आप देखें, ये काफ़ी स्टाइल में लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से देख के अच्छा लगता है। चलिए, तो अगर हम बात करें मेटामेरिज्म की तो क्या होता है सर, पहले मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ जिससे कि थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक, क्या क्या क्लियर करना है जरा आप देखो। तो हम लिख सकते हैं मेटामेरिज्म arises due to different nature of है ना alkyl group, different nature of alkyl group। ठीक, attached to same functional group, attached to same है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप, या फिर इसी को हम बोलते हैं
है ना, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट इस केस में है ना, मेटामेरिज्म के केस में ये चीज़। तो क्या सर डेफिनेशन है? मेटामेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू सेम फंक्शनल ग्रुप, है ना, या फिर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो अभी मैं समझा रहा हूँ एक एक करके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं जरा उस पर स्टार लगा देता हूँ, है ना। एल्काइल ग्रुप का जो नेचर है ना, एल्काइल ग्रुप का नेचर सर यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए, ये पहली इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, दूसरी बात मेटामेरिज्म में ये है सर, है ना, इन मेटामेरिज्म, इसे लिख सकते हैं हम लोग, इन मेटामेरिज्म, ठीक है, नेचर ऑफ ठीक फंक्शनल ग्रुप, इन मेटामेरिज्म नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट रिमेन सेम, मस्ट रिमेन सेम। मैं स्टार्टिंग में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, फिर एग्जांपल से आपको अच्छे से फील आएगी। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हुआ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि मेटामेरिज्म जब भी अराइज होगा तो मेरे पास नेचर फंक्शनल ग्रुप का सेम होना चाहिए। ठीक है ना, नेचर फंक्शनल ग्रुप का सेम होना चाहिए। ठीक, अभी मैं समझा रहा हूँ और अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट बात, इन अ पेयर ऑफ मेटामेरिज्म ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म आर नेग्लेक्टेड। समझ गए? तो ऐसा हमने पढ़ा था फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। आपको याद है कि अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म का केस होता है तब वहाँ पर सी आई एंड पी आई को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे। ठीक, ऐसे ही कहानी मेटामेरिज्म में भी है। तो अगर कभी मेटामेरिज्म का केस बन रहा है तो हम वहाँ पर ना चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ये अपना रूल है ना, ये अपना रूल है। ठीक, तो इतनी बातें। तो क्या क्या मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, फिर आपको एग्जांपल से बहुत ही अच्छे समझ में आएगा कि अगर कभी भी मेटामेरिज्म कब अराइज होगा, एक मेरे पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जिसके दोनों साइड ना एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। बोल के बता रहा हूँ, अभी एग्जांपल दूंगा। ठीक, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जिसके दोनों साइड क्या लगे होंगे, एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैं इसे बोल रहा हूँ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो क्या होगा, मेटामेरिज्म कब अराइज होना, कब होता है, अगर इन दोनों एल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि जो नया वाला स्ट्रक्चर बनेगा वो एक दूसरे के मेटामर्स हैं, है ना, मेटामर्स। एक स्ट्रक्चर मेरे पास होगा, ठीक, जिसमें कोई Fg लगा होगा और उस Fg के दो साइड क्या होगा, एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, है ना। अगर इनका नेचर डिफरेंट हो जाता है तो वहाँ पर मेटामेरिज्म अराइज होगा। एग्जाम्पल समझते हैं अभी हम लोग। और क्या इंपॉर्टेंट है कि मेटामेरिज्म होने के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है, और उसका नेचर सेम होना चाहिए। और अगर कभी सी आई या पी आई आ जाए मेटामेरिज्म में तो उससे हम नेग्लेक्ट कर देंगे एंड मेटामेरिज्म को हम प्रेफर करते हैं। ठीक, तो पहले ये डेफिनेशन आप नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, इतना नोट करें आप। ठीक है ना, तो इतना नोट होने के बाद चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। ठीक, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ना वो हमने एक लेक्चर में एक ही आइसोमर को रखा है, जिससे कि हम थोड़ा सा आसानी से टाइम लेते हुए चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक, तो एक चीज़ आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा टाइम लगता है ना, समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर अच्छे से समझाना हो ना तो थोड़ा सा टाइम लेके मुझे समझाना चाहिए। ठीक, अगर आपको स्पीड धीमे लग रही हो तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो। चलिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप ज़रा देखो कि क्या कहना चाहते थे। ठीक, तो एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जिसके दो साइड बन पाए। ठीक, जैसे कि अगर आप देखो CH3 CH2O CH2
CH3। ये एक अपना ईथर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? ये अपना एक ईथर, ठीक। अगर आप देखो तो ईथर में जो ये O वाला है ना, जो ऑक्सीजन एटम है, ये इस कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तो ये वाला पार्ट है लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, ठीक। तो मेटामेरिज्म होने के लिए कोई एक ऐसा Fg होना चाहिए जो होल कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स लगे हों। अब देखिए ये मेरे पास क्या हो गया सर? एल्काइल ग्रुप, ये अपना है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इधर भी जो ये वाला अपना पार्ट है वो क्या है? एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ये कलाकारी कर रहा हूँ, ठीक। तो सर यहाँ तक बात समझ में आती है कि मेटामेरिज्म के लिए एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें एक ऐसा Fg लगा हो जो उस कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे और दोनों तरफ ना एल्काइल ग्रुप्स ही लगे हों, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स ही लगे हों। तो ये कंडीशन है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दें कि इन दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप्स हैं इनका अगर नेचर डिफरेंट हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म, ठीक। तो अगर मेरा ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है तो मैं इसका सेकेंड स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूँ? देखो आप, है ना। एक बात थोड़ा सा और समझा देते हैं, पहले आप यहाँ देख लें, है ना, कि मतलब ये सेकेंड वाला बनाया कैसे। एक ये बन जाएगा, क्यों? अब ये भी देख लें, ये भी एक ईथर है, ठीक। तो IUPAC नेम हम पढ़ चुके हैं, ठीक। इस वजह से मैं केवल उसका क्लास लिख दे रहा हूँ कि ये किस क्लास में आता है, ठीक है ना। अब देखें आप, मैं इसमें भी थोड़ा सा समझाने के लिए कलाकारी कर देता हूँ आपके लिए। इधर भी एक एग्जाम्पल बस, और ये वाला भी क्या है? एल्काइल ग्रुप। तो सर ये भी अपना एल्काइल ग्रुप हो गया। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं ना स्टार्टिंग में। एंड ये अपना हो गया एल्काइल ग्रुप, क्यों? अच्छा, तो हमने क्या देखा? अच्छा, किसी भी आइसोमेरिज्म होने के लिए ना मॉलिक्यूलर फार्मूला ना सेम होना चाहिए। तो अगर कोई भी 2 कंपाउंड दिया है उसके बीच में आइसोमर का रिलेशन बताना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम। अब चेक कर लेते हैं, चेक कर ले तो कैसे? देखिए 1 2 3 4, तो C4H देखो आप, 3 2 5 2 7 3 10, तो C4H10O, है ना। यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4, C4 3 2 5 2 7 3 10, है ना। तो C4H10O, इसका मतलब सर यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो हम यहाँ पर किसी भी टाइप के आइसोमर की बात कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये एक ऐसा कंपाउंड था ईथर जिसके 2 टर्मिनल्स बनते हैं, है ना। अगर इन दोनों साइड में क्या हो, एल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट हो जाता है, एल्किल ग्रुप का नेचर, तो हम क्या बोलते हैं कि ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म, ठीक। अगर किसी के मन में ये आ रहा हो पैरेंट चेन, अच्छा इसमें कोई पैरेंट चेन वगैरह नहीं होती है ना। अगर आप बोल लो कि यहाँ पर 2 कार्बन की चेन थी, यहाँ पर 3 कार्बन की हो गई, तो CI वगैरह इसमें है ही नहीं, है ना। अगर CI भी होता है तो हम उसे नेगलेक्ट करके चलते हैं, एंड ईथर्स में नेमिंग ऐसे होती भी नहीं है ना। चलिए, तो अगर CI या फिर PI का केस होता है और उसमें मेटामेरिज्म अगर हो सकता है, मतलब अगर मेटामेरिज्म की कंडीशन फुलफिल हो रही है और वहाँ पर CI या PI भी दिख जाता है तो हम उसे नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक। तो ये हो गया। चलिए, एक बात यहीं पर और बता देता हूँ थोड़ा समझने के लिए, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट का मतलब कि 12th क्लास में समझेंगे हम। अगर आप देख पा रहे हो ना, अगर ईथर में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन एटम है यही इस कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो अगर ऐसे Fg जो कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर ना 2 टर्म हम लिख सकते हैं, एक तो सिमेट्रिक एंड एक अनसिमेट्रिक। अगर इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिक वाला कंपाउंड है ना। तो ये एक सिमेट्रिक ईथर था। सिमेट्रिक ईथर का मतलब इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पे 2 था, तो ये सिमेट्रिक ईथर है। तो हमने ये समझा कि अगर कोई सिमेट्रिक ईथर है ना और उस ईथर का मुझे अगर मेटामर लिखना है तो मुझे एक अनसिमेट्रिक ईथर बनाना पड़ेगा। दिख रहा है, ऑक्सीजन की तरफ 1 कार्बन, उस तरफ 3 कार्बन, तो 1 और 3 डिफरेंट हो गया ना। तो मैं इसे बोलता हूँ
अनसिमेट्रिक। मैं छोटा नहीं लिख रहा हूँ, है ना, आपको दिख रहा होगा। कई लोग बोल रहे होंगे शायद सर आप छोटा लिख रहे हो, नहीं छोटा नहीं लिख रहे हैं, अनसिमेट्रिक ईथर। ठीक, ये चीज़ समझ में आती है बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी मेरे पास सिमेट्रिक ईथर है और अनसिमेट्रिक ईथर है, इसके मतलब उन दोनों के बीच में मेटामर का रिलेशन होगा। ठीक, चलिए एक मैं और लिख देता हूँ आपके लिए, थर्ड। कौन सा थर्ड? फर्स्ट, सेकेंड। तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके, है ना, आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। थर्ड, उसका एक स्ट्रक्चर और लिखा जा सकता है, एक स्ट्रक्चर और लिखा जा सकता है, जैसे कि आप ये देखो, दिख रहा है ये चीज़। तो नेमिंग वगैरह हम पढ़ेंगे कभी आगे चल के ज़िंदगी में, आप देख लो। तो ये क्या हुआ सर, ये हमारे पास एक ईथर था जिसका नाम है डाई एथिल ईथर, कॉमन नेम है, एथिल मेथिल ईथर। ठीक, ये मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। तो ये एक आइसोप्रोपिल वाला ग्रुप है ना, ये चीज़ समझ गए। तो यहाँ पर भी देखो आप, ये अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये भी किस में आ जाएगा सर, मेटामर हो जाएगा ईथर। ठीक, अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या क्वेश्चन पूछूं सर? पहला कि फर्स्ट वर्सेस सेकंड किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा, तो मैं सर क्या बोलूँगा कि फर्स्ट और सेकंड में ना किसी भी टाइप का पेरेंट चेन साइड चेन का चक्कर ही नहीं है ना, या फिर यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं हो गया है कि हम क्या बोल दें, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोल दें। सेम फंक्शनल ग्रुप भी है और एक ऐसा एफ है जिसके दोनों तरफ क्या लगे हो, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब सेम ही है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मेटामेरिज्म होगा, क्योंकि नेचर डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है। तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता रहता हूँ वीडियो में, जो मेन टॉपिक होता है, जिससे कि आपके मन में बार बार अगर वर्ड जाता है तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेटामेरिज्म जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, तो मैं तो यही मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप पहली बार पढ़ रहे होगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि 12th पढ़ने के बाद फिर से आ गए थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, इसमें मेटामेरिज्म हो जाएगा। तो मेटामेरिज्म को हम लिख देते हैं MI, मेटामर आइसोमर, मेटामेरिज्म आइसोमर, ठीक। अब सेकंड हम लोग पूछ लेते हैं कि अगर मेरे पास सेकंड वर्सेस थर्ड में पूछूं, ठीक, तो आपको दिख रहा है सेकंड वाला एंड थर्ड वाला, इसके बीच में भी क्या रिलेशन होगा, मेटामर का होगा, क्योंकि आइसोमर्स डिफरेंट है, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये मेरे पास हो गया मेटामर आइसोमर, ठीक, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। थर्ड वाला देख लो आप, या फिर फर्स्ट और थर्ड में पूछ लूँ मैं, फर्स्ट वर्सेस थर्ड, तो इसमें भी कैसा रिलेशन है, मेटामेरिज्म का। तो ये हो गया MI, मेटामर आइसोमर, ठीक है, या फिर मेटामेरिज्म आइसोमर, समझ गए। अच्छा, ये जो बातें मैं लिखता हूँ ये अपनी तरफ से लिखता हूँ, ऐसा आपको पेपर में नहीं लिखना है, ठीक। जो भी मैं CI, PI, MI, ठीक है, तो ये फिर से बता दो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, हम इससे भी पहले बहुत सारे टॉपिक्स में, है ना, इस तरीके का शॉर्टकट यूज़ करते आए हैं। तो आपके ध्यान के लिए बता दूँ, ऐसे सारे टॉपिक्स खुद ही बनाए गए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कि अपने एग्जाम में MI लिख के चले जाना, नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि ये मेटामर्स के पेयर हैं, है ना। चेन आइसोमर्स को आप चेन आइसोमर ही लिखोगे, पोजीशन आइसोमर को आप PI नहीं लिखोगे, या फिर आप फंक्शनल आइसोमर को FI नहीं लिखोगे, ठीक। तो ये सारे शॉर्टकट्स खुद ही बनाते हैं समझाने के लिए। एक्चुअल में भी कुछ शॉर्टकट होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो हर जगह यूज़ होता है, ठीक। तो वो हम बता देंगे उस वक्त कि वहाँ पे क्या होता है, समझ गए। तो इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि इस तरीके से मेटामेरिज्म होता है। पहले आप इतना नोट करें, फिर हम देखते हैं कि और कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो फिर इतना नोट करने के बाद हम देखते हैं कि और कितने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अच्छा, अपने स्कूल एग्ज़ाम के लिए ना एक आध एग्जाम्पल आपको याद रहे, तो वहाँ पर बस इतना ही लिखना होता है। मैं डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स लिख के बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव में समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग और कौन कौन से एग्जाम्पल्स बनेंगे। तो ज़रा हम देखें, तो यहाँ से अभी तक हमने ये समझा कि अगर ईथर का केस होता है, कहने का मतलब ईथर्स में मेटामेरिज्म होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ ऐसा हो जाए थायो ईथर, जैसे कि CH3 CH2S CH2 CH3, ठीक। तो ये लिखा है अपना एक थायो ईथर,
थायो ईथर। थायो ईथर क्या होता है? RSR। ठीक। अच्छा, ये सारे कंपाउंड्स ना डिटेल में अपने टॉपिक में नहीं है, मतलब अपने सिलेबस में डिटेल में नहीं है थायो ईथर। डिटेल मतलब कि 11th 12th में भी नहीं है। ठीक। तो अगर आप देखो, थायो ईथर भी एक ऐसा Fg है जिसके दो साइड अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस अल्काइल ग्रुप को डिफरेंट कर सकते हैं। और वो डिफरेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी दिख रहा है कि सिमेट्रिक वाला है 2 to 4, अनसिमेट्रिक कर लो आप। अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन रख दूँ S के साथ, तो वहाँ पर मुझे 3 कार्बन रखने पड़ेंगे MF को सेम रखने के लिए। तो आप देख लो 2 2 4 कार्बन, 3 1 4 कार्बन, समझ गए? तो ये भी थायो ईथर ही था, क्योंकि थायो ईथर वाला क्लास है, तो थायो ईथर है ना। और ये बच्चे की आवाज़ आ रही होगी ना, बच्चा नहीं बच्ची है। तो RSR मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि थायो ईथर RSR होता है। ठीक है, ये सेकंड वाला इस तरीके से। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या हो गया? मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म हो गया, मेटामर्स हो गए। ठीक, ये चीज़। तो कहने का मतलब ये कि थायो ईथर में भी ना मेटामेरिज्म होता है, समझ गए ये चीज़। अब आप समझ सकते हो कि उसका एक और बन सकता है, क्यों? सेम एग्जांपल था ना, आप वही वाला S कर लूँ, CH कर लूँ, आइसोप्रोपिल टाइप। ठीक, ये चीज़ थर्ड वाला ऐसा। तो ये बन गया। अच्छा, मैं नाम पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि नाम वगैरह जब नाम पढ़ते हैं तब पढ़ लेते हैं ना ये चीज़। तो ईथर की नेमिंग हम पढ़ेंगे आगे चल के, समझ गए? ये हो गया, समझ गया? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ऐसे ही ना हमने सल्फोनेट ईथर देखा था कभी, अगर आपको याद हो। जैसे कि अगर आप ऐसे देखो, एक कर लेता हूँ, क्यों? SO3 इस तरीके से, इसे हम बोलते थे सल्फोनेट ईथर। ठीक, जब हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा था तो वहाँ पर इसकी हमने बात की थी। ठीक, तो ये बन गया सल्फोनेट ईथर। ठीक, ये क्या होता है सर? RSO3R क्या है? सल्फोनेट ईथर, दिख रहा है? RSO3R। तो यहाँ पर SO3 यही वो कंपाउंड है, मैं या फिर बोल सकता हूँ यही वो ग्रुप है ना, जो इस अल्काइल ग्रुप को दो डिफरेंट, मतलब इस कंपाउंड को 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो देखो आप इसका हम डिफरेंट कर सकते हैं, क्यों? देखिए यहाँ पर एक है, अभी O के साथ देखिए कैसे चेक करते हो आप ऐसे चेक करते हो, S के साथ इथाइल लगाए, S के साथ इथाइल लगाए। इसका डिफरेंट करने के लिए देखो आप S के साथ प्रोपाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे देखो आप S के साथ आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे मिथाइल। इसका मतलब कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है। ठीक, अच्छा मैं आज थोड़ा सा ना बहुत ही फॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कुछ मजाक नहीं कर रहा है ना। चलिए थोड़ा सा मजाक करेंगे हम आगे चल के। तो O के साइड देखिए आप इथाइल लगा हुआ है। ठीक, इसे मैं अगर मिथाइल कर दूँ तो एक कार्बन को मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्यों? ये चीज़। तो कहने का मतलब ये है सर कि यहाँ पर मैं 2 कार्बन कर लूँ, फिर अपना वही SO3, और यहाँ पर मैं 1 कर लूँ। सर आप बोर्ड की तरफ नहीं देखते हो, ठीक, तो सही है। तो आपको दिख रहा है O की तरफ इथाइल 2 कार्बन, अब की ओर देखिए O से मिथाइल, ओवरऑल कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन, तो 1 2 3 3 तो 5 5 3 8 है ना, 3 तो 5 3 8 SO3। MF सेम रहेगा, ठीक, उसको आप चेक कर लेना ये चीज़। तो इसमें ना ये वाला मैं लिखता चल रहा हूँ, ये वो एटम है, ठीक, सल्फर, जो इस कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक, इसी की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? मेटामेरिज्म हो रहा है ना। और यहाँ पे ये SO3 वाला ग्रुप ऑफ एटम है जो कि इस कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और इसी की वजह से यहाँ पर मेटामेरिज्म हो गया। ठीक, ये चीज़। तो ये हो गया सेकेंड वाला सल्फोनेट ईथर। ये भी क्या है? सल्फोनेट ईथर है, सल्फोनेट ईथर। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का नेचर ना सेम रहना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप का नेचर सेम रहेगा, तभी मैं क्या बोलूँगा कि वहाँ पर मेटामेरिज्म हो जाएगा। ठीक, ऐसे।
एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, ठीक, काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया क्यों। इसी टाइप का सल्फोनेट ईथर ना ऐसे बेंजीन में भी मैं लिख सकता हूँ, जैसे आप देखो, ठीक, अब देखो SO3 CH2 CH3, जैसे एक ये पहला लिखा हुआ है, समझाने के लिए एग्जांपल्स डिफरेंट। अब देखो इससे अगर मुझे डिफरेंट करना है तो मैं वो सोच भी बता दूँ कि कैसे डिफरेंट किया जाए। अब आप O को पहले रख लो, क्यों, O SO2 दो कार्बन थे तो एक को मुझे इधर रखना पड़ेगा, एक बेंजीन रिंग पे कहीं रख दो आप, ठीक। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो, 6 तो ये रिंग के कार्बन 7 8, 6 तो ये 7 8, ठीक, SO3 SO3 SO3, ठीक। तो अगर आप चेक करोगे तो MF सेम आने वाला है। तो इसका मतलब कि सर ऐसा भी कुछ एग्जांपल हो सकता है जिसमें क्या हो जाए, मेटामेरिज्म हो जाए। क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ना आपकी बार यही वो पार्ट है जो SO3 जो अपनी आँखों में चमकना चाहिए, इस ग्रुप ऑफ एटम की वजह से क्या हो गया, मेटामेरिज्म अराइज हो रहा है। समझ गए ये चीज़। और भी डिफरेंट हो सकते हैं, पहले आप इतना नोट करें तो हम बात करते हैं, ठीक। तो इतना समझने के बाद हम आगे देखते हैं कि और मेटामेरिज्म में क्या हम बातें कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक खास बात बताऊं क्या, अभी जो रिकॉर्डिंग हुई है ना, मतलब कि इस वक्त जो 12th की रिकॉर्डिंग हुई है वो पहले हो चुकी है ना, आज के टाइम से पहले हुई है। इसका मतलब कि 11th की रिकॉर्डिंग अभी हो रही है और 12th की पहले हो गई थी। तो अगर आप लोग जो लोग 11th के लिए देख रहे हैं और वो 12th में देखने जाएंगे, मतलब 12th की वीडियो को देखेंगे आप लोग, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर तो बदल गए हैं। तो वो आज के समय से पहले की रिकॉर्डिंग है ना, जो ग्रीन बोर्ड पर चल रही है, एंड जो ये वाइट बोर्ड पर है ये नई वाली रिकॉर्डिंग है, सही है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जरा आप देखें, हमारे पास एस्टर हुआ करते हैं। एस्टर क्या होता है, RCOOR, ठीक। तो अगर आप देखो CH3 CH2 RC, एक तो क्या है ना कि इस वाइट बोर्ड पे ना काफ़ी दिक्कत होती है लिखने में, RCOOR, ठीक। तो ये हो गया एक एस्टर, सही है। इस एस्टर को भी आप जरा देखो, तो मैं इसमें थोड़ा सा कलाकारी बता दूं आपको। एस्टर क्या होता था सर, RCOOR, इन्हें मैं बोलता था एस्टर, अगर आपको याद हो तो, ठीक। ये चीज़ एस्टर। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर ना ये जो CO2 वाला ग्रुप ऑफ एटम है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है इस एस्टर वाले कंपाउंड को। तो आपको दिख रहा है कि इस ऑक्सीजन से CH3 मतलब 1 कार्बन लगाए, तो मैं इसे डिफरेंट करने के लिए इससे 2 लगा दूँ, तो उधर मुझे एक रखना पड़ेगा, क्यों। तो मैं यही समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो देखो आप, ठीक है ना, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये अपना एस्टर हो गया, क्यों, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ गए, 3 2 5 है ना, 5 3 8, देखो 3 2 5 3 8, ठीक। और O2 ठीक, यानी कि MF सेम है। इसका मतलब सर ये है कि इस टाइप के एस्टर में भी हम किसकी बात कर सकते हैं, मेटामेरिज्म की बात कर सकते हैं। तो ये एक बन गया मेटामेरिज्म का पेयर। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा सर, मेटामेरिज्म हो जाएगा, ठीक, ये चीज़। तो अभी हमने इतना समझा कि ईथर्स में मेटामेरिज्म होता है, थायो ईथर में होता है, सल्फोनेट ईथर में होता है, और ऐसे एस्टर में होता है, क्यों। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड्स होते हैं RCOO का होल ट्वाइस R, इन्हें हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। इसे हम ऐसे लिखते हैं RCOO का होल ट्वाइस O, है ना, RCO का होल ट्वाइस O, RCOO का होल ट्वाइस O, ऐसे लिखते हैं एनहाइड्राइड्स को, ठीक है। तो एनहाइड्राइड में भी क्या होता है, मेटामेरिज्म होता है। कैसे,
जरा देखो आप, मैं अगर लिखना चाहूँ तो R C O O दिख रहा है, फिर C O, ठीक, CH2 CH3, क्या करूँ, ठीक, हाँ, CH2 CH3, ये चीज़ समझ गया कैसे सर लिखा है। देखो आध की जगह मैंने इथाइल लिख दिया, इथाइल, CO ओ ये था CO फिर इथाइल, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर भी देख रहा है आपको कि इस O के कोरस्पॉन्डिंग इधर उधर क्या हो गया है, मेरे पास दो टाइप के पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक। तो अगर आप देखो, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कैसे चेंज कर दूंगा, इस कार्बन से इधर 2 इथाइल है, कार्बन से उधर 2 इथाइल है, तो किसी एक तरफ मैं एक मिथाइल कर लेता हूँ, तो दूसरी तरफ मुझे एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप में देखो, अब इसकी वजह से ना, इस वाले ग्रुप ऑफ एटम की वजह से इसमें क्या हो गया है, मेटामेरिज्म हो जा रहा है। तो अब देखो मैं इधर एक कम कर लेता हूँ, तो अगर कम करूँगा तो CH3 COO, ठीक है, CH2 जो कम किया हूँ बढ़ा दिया, तो इसकी वजह से ये, समझ गया ये चीज़। तो सेकेंड वाला, तो ये अपना हो गया एनहाइड्राइड, क्यों, समझ में आता है। तो इस ग्रुप की वजह से ना, इस एनहाइड्राइड ग्रुप की वजह से यहाँ पर मेटामेरिज्म हो रहा है। अब आप समझ सकते हो, देखो आप इधर देखिए, कार्बन पहले हम MF चेक करवा दूँ, क्योंकि MF जब सेम होगा ना तभी मेरे पास मेटामेरिज्म अराइज होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो हो गया मेरे पास C6, ऐसे देखो आप, 3 2 5 2 7 3 10 10, क्यों, एंड O कितने हो गए, 3 हो गए, चेक करो आप, 1 2 3 4 5 6, क्यों 6 हो गया, 3 2 5 2 7 3 10 O3, ठीक। तो इसका मतलब क्या है सर, फिर से मैं बोल दूँ, थोड़ा समय ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आपको स्पीड धीमे लग रही है तो आप उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया MF दोनों में सेम है, ठीक। और इस तरीके से एनहाइड्राइड के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है, तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर मेटामेरिज्म हो जाएगा, क्यों, तो यहाँ हो गया सर मेटामेरिज्म और फिर मेटामर आइसोमर, है ना। तो मेटामेरिज्म यहाँ पे हो गया, समझ में आती है। तो हमने ये समझ लिया कि एनहाइड्राइड में भी सर ना, एनहाइड्राइड में भी मेटामेरिज्म होता है, और इस तरीके से एग्जांपल्स हम बना सकते हैं। नोट करें तो 2 बातें मैं और कर लेता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, है ना। इतना नोट करें आप, ठीक। तो इतना नोट होने के बाद हम लोग बात करते हैं कि और किस तरीके से काम होगा। तो यहाँ तक आपको याद हो गया कि इस तरीके से मेटामेरिज्म में एग्जांपल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब जो आगे की कहानी है उसको हम समझते हैं। अच्छा, ऑफलाइन में क्या होता है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफलाइन में लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है ना। ऑफलाइन बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में लिमिटेड टाइम होता है, तो आपसे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर उससे वीडियो फालतू की लंबी हो जाएगी और टाइम ऑफ वेस्टिंग हो जाता है। तो जितना भी रिकॉर्डेड वाला पार्ट होता है, इसमें जो बंदा जो रिकॉर्ड करता है वो एकदम टाइम को देखता हुआ रिकॉर्ड करता है, बिना कोई फालतू की बात किए हुए, एकदम से प्रेशर में, है ना, एकदम से केवल कंटेंट ही कंटेंट, जैसे मैं अभी लिखा मिटा दिया, लगातार पढ़ा ही रहा हूँ, कुछ और बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है, आपके मन में क्या डाउट चल रहा है उसको भी मैं समझ रहा हूँ, ठीक। आप क्या क्या सोच रहे हो वो भी मेरे मन में चल रहा है, ठीक। तो इस वजह से जो आप पूछने वाले हो वो मैं खुद ही बोल के खुद ही पूछ लूँगा, तो उसमें आप लोग परेशान ना हो। तो अभी हमने देख लिया कि इतने सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, किस पे, मेटामेरिज्म पे बन सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। अच्छा, मैं चाहता ना ये सारे एग्जाम्पल एक ही बार में बोर्ड पर लिख देता, लेकिन आप बोलते कि छोटा दिख रहा है, तो इस वजह से मैं 2-2 लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको बड़ा बड़ा दिखे। कुछ लोग को तकलीफ है कि छोटा लिखते हो, क्योंकि इससे पहले जो ग्रीन वाली बोर्ड थी ना, ग्रीन वाला बोर्ड, उस पर अगर आपने देखा होगा तो मैं कैमरे को दूर रख के ना एक ही बार में, मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में पूरा भर दूँ, लेकिन ऐसा लोग नहीं चाहते, तो मैं एक एक करके 2-2 एग्जाम्पल भर रहा हूँ, ठीक। तो अगर आप देखें, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, अभी हमने ना एस्टर देख लिया ना, एस्टर में ऐसा होता है, एक एमीन की कैटेगरी भी होती है, एमीन, एमीन, ठीक है ना। एमीन क्या, एमीन है
प्राइमरी एमीन में नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पर फिर हम डिफरेंट नहीं कर पाते नेचर, RNH2 रखना पड़ता है। सेकेंडरी एमीन में ऐसा हो जाता है। और आप देखो अगर इस तरीके से मैं इथाइल कर लूँ, N इथाइल कर लूँ, ठीक है, और H लगा दूँ, समझ गए। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है एक सेकेंडरी एमीन, क्यों, R2NH पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन, ठीक। तो आपको दिख रहा है कि इसमें ये जो नाइट्रोजन एटम है ना, ये जो NH वाला पार्ट है, इस पार्ट की वजह से ही मेटामेरिज्म शो होने वाला है, क्योंकि इसके अराउंड यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है। इथाइल इथाइल का मतलब क्या हो गया, सेम हो गया, सिमेट्रिक है। तो इसको मैं अनसिमेट्रिक कर लेता हूँ, तो उधर 1 कर दूंगा तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, क्यों, तो CH3 कर लूँ, NH, तो 1 2 3, ठीक है। अब शायद आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर भी सेकेंडरी एमीन ही होना चाहिए, क्योंकि Fg का नेचर तो यहाँ चेंज नहीं होता है ना, क्यों, ये चीज़ समझ गए। तो आपको दिख रहा है कि R2NH अभी भी लिखा हुआ है, अभी भी R2NH लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर इस वाले ग्रुप की वजह से ऐसा हाईलाइट करना ज़रूरी नहीं है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फ़ोन भी आ रहा है ये। तो इस वाले ग्रुप की वजह से सेकेंडरी एमीन, ठीक। तो सेकेंडरी एमीन, ये भी सेकेंडरी एमीन। Fg का नेचर सेम होना चाहिए। आपको दिख गया कि यहाँ से इथाइल, 2 इथाइल था, अब की बार एक इथाइल, एक मिथाइल और एक प्रोपाइल है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया सर, मेटामेरिज्म हो गया, ठीक। अच्छा, कुछ फंक्शनल हमने पढ़ा था ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वो डिग्री में होता है, डिग्री में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर मैं 3 डिग्री कर लूँ ना, 3 डिग्री का मतलब देखो आप, 3 डिग्री का मतलब CH3 CH2 N CH3 CH2 CH3 R3N क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। और ये जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है इसकी वजह से डिफाइन हो गया है ऐसे, ठीक। आप समझो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन, इनके बीच में फंक्शनल आइसोमेरिज्म का रिलेशन होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं टर्सरी एमीन ही रखूँ और इसका अगर मैं मेटामर बनाऊं तो क्या करूंगा, एक को मैं कम कर दूँ तो उधर एक बढ़ा देता हूँ। अच्छा, आयुपैक भी डिफरेंट होता है ना, इसके आयुपैक्स हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। सो 1 2 3, ठीक। तो ये होता है N एथिल, N मेथिल इथेनामिन, यह है N, N डाईमेथिल प्रोपेनामिन। आगे चल के पढ़ेंगे हम इसकी नेमिंग 12th क्लास में, समझ गए। तो ये भी एक 3 डिग्री एमीन ही है। तो एमीन का डिग्री सेम होना चाहिए मेटामेरिज्म के लिए। अगर ये 2 डिग्री और 3 डिग्री में बात करें तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे। और इस तरीके से क्या है, मेटामेरिज्म है। तो ये क्या हो गया सर, मेटामर हो गया, समझ गए। एंड इस नाइट्रोजन की वजह से ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो समझाने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ बस, समझ गए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बात समझ आती है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर एमीन का चक्कर आता है तो डिग्री सेम आपको देखना पड़ेगा, तब मैं बोलूँगा कि वहाँ पर मेटामर है। एल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट, ऐसे नेचर डिफरेंट, एंड यहाँ पर क्या हो गया, मेटामर हो गया। लेकिन आप 2 डिग्री और 3 डिग्री में कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि वहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए कुछ और नई बात बताता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का है। तो एक्सेप्शन काफ़ी होते हैं केमिस्ट्री में, यहाँ पर भी है। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूँ, एमीन में भी होता है, ठीक है, कीटोन का। जैसे आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। एक मैं ये लिखता हूँ, 2 पे रख लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और, या फिर 1 2, अच्छा कैसे बनाना मैं वही बता रहा हूँ, कैसे सोचा गया ना, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक। ये चीज़ ज़रा सा ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर चक्कर क्या है, ठीक है ना। क्या चक्कर है आप देखो, कीटोनी ग्रुप है, कीटोन वाला ग्रुप है, कीटो कंपाउंड है।
ये कंपाउंड्स हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो इस CO की वजह से सिमेट्री है और अनसिमेट्रिकल है। तो आप देखो दो साइड इथाइल इथाइल, ठीक। अब इधर क्या हो गया, मिथाइल प्रोपाइल, ठीक। इसका मतलब इसमें क्या होगा, मेटामर्स होंगे, ठीक। क्या खास क्या बात है, खास बात ये है ना, अगर इसका आप नाम लिखो तो 1 2 3 4 5, ठीक। इसका मैं कॉमन नेम लिख देता हूँ, आईपैक नेम आपको पता है, डाई एथिल कीटोन, ये लिखा हुआ है डाई एथिल कीटोन, ठीक। ये लिखा हुआ है मेथिल प्रोपिल कीटोन, क्या लिखा हुआ है सर, मेथिल प्रोपिल कीटोन, ठीक। क्या समझाना बता रहा हूँ, ठीक है। मेथिल प्रोपिल कीटोन, ये लिखा हुआ है मेथिल आइसोप्रोपिल, ठीक। तो लिखा है सर मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन, ठीक। पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, चेक कर लेता हूँ मैं अभी। मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन, समझ गए, थर्ड वाला ये चीज़, थर्ड वाला, ठीक। क्या बताना चाहता हूँ, अगर आप देखो ना, तो अगर मैं इसका IPSC लिखना चाहूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है। पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 2 ओन है, ठीक। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है। क्या है सर, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है, क्योंकि आप देखो, मान लो आपने मेटामेरिज्म पढ़ा ही नहीं होता तो आप क्या बोल देते कि इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि यहाँ पर 2 ओन है। पोजीशन के लिए क्या होता है, पेरेंट चेन का साइज वगैरह सब सेम होना चाहिए, बस पोजीशन डिफरेंट हो। तो पेंटेन 5 कार्बन यहाँ भी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। पेंट यहाँ भी है ना, पेंटेनोन यहाँ भी है। बस इस कीटो ग्रुप का पोजीशन 1 2 3 थर्ड पे आएगा, यहाँ पे कितने, सेकंड पे है, ठीक। तो यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर चक्कर क्या है कि ये जो दो कंपाउंड है, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये मेटामेरिज्म की कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, ठीक। ये दो स्ट्रक्चर्स मेटामेरिज्म की कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। कैसे कि ये जो ग्रुप है कीटो की वजह से, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का नेचर कुछ और है, यहाँ पर नेचर डिफरेंट हो गया। तो अगर अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट हो जाता है ऐसे Fg के अराउंड, तो हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर मेटामर होगा। तो ये मेटामर भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इस कंपाउंड का इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं होता, क्या बोले, फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, अगर इस कंपाउंड का इस स्ट्रक्चर के अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। सर एक बार फिर से बोल लो, अगर इस कंपाउंड का इस स्ट्रक्चर के अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं बन पाता तो मैं बोलता कि इन दोनों में केवल पोजीशन आइसोमेरिज्म ही है, क्योंकि उसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। लेकिन क्या हो गया, इस कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर हम वो भी बना सकते हैं, तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला तो पोजीशन आइसोमर है ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ तो भाई सब पेरेंट चेंज हो गया। क्यों, अब देख लो 1 2 3 4 करोगे तो 2 और 3 पे यहाँ देखो 1 2 3 4, है ना। तो इसको पास रखूँगा तो 1 2 3 4, तो 3 मेथिल, है ना, ब्यूटेन 2 ओन, समझ रहे हो, 1 2 3 4, ठीक। तो 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओन, समझ। तो पहले और तीसरे में तो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी नहीं है, ठीक। ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मेटामेरिज्म वाले को, क्योंकि इस CO के अराउंड अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक। तो फर्स्ट और थर्ड वाला क्या है, मेटामेरिज्म है। फर्स्ट और थर्ड वाला तो मेटामेरिज्म है और किसी भी टाइप का आइसोमर नहीं है। लेकिन पहला और दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है एंड मेटामेरिज्म भी है, ठीक। तो अभी मैंने बताया कि अगर CI एंड PI चेन आइसोमेरिज्म हो या फिर पोजीशन हो और उसमें मेटामेरिज्म भी हो रहा हो, तो मैं मेटामेरिज्म को प्रेफर करता हूँ, ठीक। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों के बीच में कौन सा आइसोमर होगा, तो मैं क्या बोलूँगा, पोजीशन एज वेल एज मेटामर, ठीक। तो जरा मैं इसको समझा दूँ अच्छे से, नोट करके लिखता हूँ, है ना। तो मैंने क्या बोला, पोजीशन एज वेल एज मेटामर, पोजीशन एज वेल एज मेटामर, मतलब कि पोजीशन आइसोमेरिज्म भी होगा और मेटामेरिज्म भी होगा। अगर केवल एक ही आंसर देना हो कि सर एक ही आंसर दो, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये मेटामर है,
इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, मेटामर का है, क्योंकि मेटामर अगर है तो मैं पोजीशन को क्या करता हूँ, नेगलेक्ट करके चलता हूँ। ठीक, ये चीज़। अच्छा, अगर ऑप्शन में दोनों हो, मेटामर भी पोजीशन भी है और मोर देन वन करेक्ट आंसर है, तो हम पोजीशन और मेटामर दोनों को ही टिक कर देंगे। ठीक, तो ये चक्कर है। तो मैं एक बार फिर से बता दूँ आपके लिए, इन दोनों के बीच में पोजीशन आइसोमर भी है और मेटामर भी है। ठीक, केवल पोजीशन आइसोमर हम बोल सकते थे अगर इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रक्चर और बनता है एंड इसमें और थर्ड वाले में मेटामरिज्म ही है और किसी भी टाइप का आइसोमर नहीं है। ठीक, तो इस वजह से मैं इसे फर्स्ट एंड सेकंड को क्या बोलूँगा, मेटामर बोलूँगा। ठीक, समझ गए? तो इतनी कहानी। तो ये जो कीटोन वाला है ना, कीटोन का थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। फाइनली मैं क्या बोलूँगा, मेटामरिज्म है, पोजीशन भी हो सकता है। ठीक, एंड फाइनल में क्या बोलता हूँ, मेटामर है। सही है। और पहले और थर्ड में क्या है, इसमें तो भाई साहब अपने पास मेटामर ही है। समझ गए? चलिए, इसमें कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं कि इतने सारे और भी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपने स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक दो एग्जांपल तो आप वही ईथर वाला एग्जांपल लिख के चले आना, उतने से अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे। आइसोमेरिज्म का वाला पार्ट तो खत्म हो जाता है, टाटोमेरिज्म पढ़ना है बाद में, तो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक, सो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।